नमस्कार सभी को। दोस्तों अभी सीईटी के फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, तो और साथ में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आ रही है। फिर वो 60 वगैरह होने के बाद थर्ड ग्रेड की भी भर्तियाँ आएंगी। तो इन सब के लिए जो कॉमन जीके है, जो सबके लिए कंपलसरी है, वो अपन है वो शुरू कर रहे हैं। तो इतने दिन तो मैं टेलीग्राम पे पढ़ाता था, तो यहाँ देखते हैं, ये मेरी पहली क्लास है और आपका रिस्पॉन्स किस प्रकार का रहता है, कंटिन्यू रखेंगे फिर। तो जो अपने संविधान के 22 भाग हैं, तो सारे तो हमें नहीं करने होते। जो मेन टॉपिक है, जो सब में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन, वही करेंगे। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं मूल अधिकार। ये कलाम के जो नोट्स है वो यूज़ कर रहा हूँ, कोई कॉपीराइट वगैरह आएगा तो देखेंगे। बाकी देखो ऐसा है कि पॉलिटी है ना, इसमें समझ में आनी चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, नोट्स वगैरह रटने की कोशिश करते हैं बुक से, तो रटने को मतलब नहीं बनता। पॉलिटी में जो पॉलिटिकल वर्ड है उनका मीनिंग पता होना चाहिए हमें, है ना। तो जो भी इसमें वर्ड आएंगे इस प्रकार के, उन सब का अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो मूल अधिकार है वो तीसरे भाग में, आपको पता है। दूसरे में अपन वो पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में, तीसरे में ये फिर नीति निर्देश तत्व आता है, केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार। तो मूल अधिकार है वो तीसरे भाग में है। 22 भाग और 395 अनुच्छेद है टोटल, आपको पता है। हालांकि कई बोल देते हैं कि अनुच्छेद है वो 448 के लगभग है, हालांकि इतना नहीं। वो सब आर्टिकल है वो ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे अगर हमें कुछ, जैसे 21 में ऐड करना है तो 21 में क्या करेंगे, आर्टिकल 21A कर देंगे, है ना। तो उसमें नया आर्टिकल नहीं जोड़ा जाता, उसके अंदर ही सब आर्टिकल है वो जोड़ दिया जाता है। तो 395 ही है अभी वर्तमान में। तो 12 से 35 से जो अनुच्छेद है उसमें मूल अधिकारों का वो जिक्र है, 12 से 35 तक में। मूल अधिकारों की जो प्रेरणा है अमेरिकी संविधान से ली गई है। अपन पढ़ते हैं ना, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से एक अपन पढ़ते हैं जो राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं अपन। तो इसी तरह जो मूल अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। मूल अधिकार होते क्या हैं, तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमें संवैधानिक तौर पे दिए जाते हैं, है ना। एक कानूनी अधिकार होते हैं, वो अलग होते हैं, कानूनी बाद में जो कानून बना के दिए जाते हैं, और ये होते हैं मूल। फिर है भारतीय संविधान में मूलतः 7, पहले अगर पूछे आपसे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो अपन क्या कहते हैं, 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार था जो बाद में वो हटा दिया गया। तो 7 कौन कौन से थे। पहला समानता का अधिकार, तो सबसे पहले रखा गया समानता। इक्वलिटी होगी, उसके बाद ही बाकी अधिकारों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले इक्वलिटी की बात की गई है, तो ये 14 से 18 में, आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार है वो दिया गया है। फिर स्वतंत्रता का आता है 19 से 22 में। अभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, एक बार थोड़ा सा कॉमन वे में पढ़ते हैं और फिर आगे जो इसमें कोई एक्सप्लेन किया गया आगे डिटेल से है तो उसको अपन पढ़ेंगे। तो समानता का अधिकार है 14 से 18 में। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19, 20, 21 और 22 में। फिर शोषण के विरुद्ध आता है, देखो पॉलिटी ऐसे पढ़ो आप, आर्टिकल को रटने की जरूरत नहीं है कि 20 में क्या, 21 में क्या, 22 में क्या है। आपको क्या सीक्वेंस से याद करना है, सिर्फ आपको इनका अर्थ पता है ना, कि वास्तव में समानता कितने प्रकार की समानता, किस प्रकार की समानता, क्या क्या इसमें सब मतलब कुछ और ऐड किया गया है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना, इनका अर्थ जानेंगे, समझेंगे, तो सब ऑटोमेटिक याद हो जाती है, आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले समानता का आता है 14 से 18 में। फिर स्वतंत्रता का आता है 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध आता है फिर 23 और 24 में। फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। और फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो ये शिक्षा का अधिकार जो अपन पढ़ते हैं 21A वाला, वो स्वतंत्रता के अंतर्गत है। राइट टू एजुकेशन अपन पढ़ते हैं, तो वो अलग है। ये संस्कृति और शिक्षा का इसमें बोला गया कि जो अलग, जिनका मतलब कह सकते हैं कि आदिवासी है, या फिर कह सकते हैं कि जो किसी का भी कल्चर सबका होता है अपना अपना, है ना। तो उन कल्चर का संरक्षण करने के लिए, या फिर शिक्षा इसमें दी गई, धार्मिक शिक्षा आप कह सकते हो इसमें। ये शिक्षा का अधिकार कौन सा, एक प्रकार से धार्मिक शिक्षा, जैसे मदरसे वगैरह है ना, तो वो इसी के अंतर्गत है वो खोले जाते हैं। तो वो उस प्रकार की शिक्षा की बात कर रहा है कि आपका जो कल्चर है और आपकी जो कल्चर की जो शिक्षा है वो इसमें ऐड की गई है, उसका जो अधिकार है वो दिया गया है 25 से 29 से 30 में। और फिर संपत्ति का अधिकार 31 में था जो हट गया है, लेकिन आर्टिकल 31 है वो नहीं हटा, इसमें आप ऐड किए गए हैं, वो अपन पढ़ेंगे।
तो ऐसा नहीं कह सकते कि आर्टिकल 31 में क्या है तो अपन करेंगे, नहीं कुछ नहीं है, वो भी पढ़ेंगे अपन क्या है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सबसे लास्ट में दिया गया है 32 में, भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब सभी का प्रतिनिधित्व तो करता है। अगर ऊपर वाले अधिकार दिए गए हैं तो उनकी रक्षा कौन करेगा, तो यही करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो यही आर्टिकल आपके उन अधिकारों की है वो रक्षा करता है। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया, इन मूल अधिकारों से वो हटा दिया गया, और 300A यानी 300 क में कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। तो कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। बाद में संपत्ति का जो अधिकार है क्यों बनाया गया वो पढ़ेंगे। 1978 में इसको हटा दिया, 44वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। फिर है वर्तमान मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो अपन कहेंगे 6। तो पूछे कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, अपन कहेंगे 7, वर्तमान में कितने हैं 6। फिर मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर जानना बहुत जरूरी है। कानूनी अधिकार कौन से होते हैं और मूल अधिकार है वो कौन से हैं। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया, तो संविधान के भाग 3 में जो है ना सिर्फ वही मूल अधिकार है। और कानूनी अधिकार या तो संविधान के भाग 3 के अलावा अन्य, जैसे अपन पढ़ा 300A में संपत्ति वाला, या अन्य हिस्सों में वर्णित है अथवा उनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया, बल्कि संसद ने विधि द्वारा प्रदत्त की है। तो संसद विधि बना कर देते, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन हालांकि मूल अधिकार बन गया है क्योंकि किस ए में वो है ना, भाग 3 में आ गया। तो बाकी के जो अधिकार दिए जाते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार है ना, तो ये सारी क्या होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, ये मूल अधिकार में नहीं आते। फिर है मूल अधिकारों में संविधान संशोधन से संशोधन है वो किया जा सकता है, क्योंकि मूल अपने अधिकार है वो संविधान के अंतर्गत है, तो संविधान में अगर चेंज करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जबकि यदि कोई अधिकार संविधान में वर्णित है तो उसमें संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, लेकिन संसद द्वारा विधि बनाकर, तो जो कानूनी अधिकार को जैसे 300A में दिया गया जो संपत्ति वाला, वो तो संविधान में है, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे राइट टू एजुकेशन दिया, इसमें अगर संशोधन करना है तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, वो जो एक्ट बनाया गया है उस एक्ट में ही संशोधन कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर मूल अधिकारों को केवल आपातकाल में निलंबित है वो किया जा सकता है, सामान्य काल में नहीं किया जा सकता। जबकि कानूनी अधिकार है उसमें सरकार चेंज होती रहती है, तो किसी भी प्रकार का कोई चेंज है वो हो सकता है उसमें, या निलंबित है वो किया जा सकता है। फिर मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनका उपचार विशेष प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। हालांकि अभी आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं मूल अधिकारों का हनन होने पर, जबकि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनका उपचार सामान्य प्रक्रिया से अधीनस्थ न्यायालय में किया जाता है। हाँ, कहीं भी हो सकता है ये तो ये तो आपको पता चल गया मूल अधिकार और कानूनी अधिकार है वो क्या होती हैं, और मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। हालांकि अब 12-13 में क्या अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो कहते हैं समानता 14 से 18 में आ गया है ना, तो अपन पढ़ेंगे अभी। तो 12 में क्या है, सबसे पहले 12 में आपके राज्य की परिभाषा। तो शब्द संविधान में बार बार यूज किया गया है कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं होने देगा, राज्य वो नहीं करेगा। तो राज्य क्या है, राज्य अपना स्टेट, ये स्टेट नहीं है, तो राज्य क्या है। तो संविधान के भाग 3 अर्थात अनुच्छेद 1235 तक कहीं भी प्रयुक्त राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा, इसका उल्लेख है वो 12 में किया गया है। यानी हम बार बार शब्द यूज करेंगे राज्य शब्द, कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं होने देगा। तो वो राज्य शब्द का क्या अर्थ है वो देखते हैं। तो संघ सरकार तथा संसद ये हो गया एक, तो केंद्र सरकार। ठीक है। फिर राज्य सरकार अथवा विधानमंडल यानी राज्य सरकार हो गई। इसमें स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी मतलब है अपने स्थानीय जो शासन होता है वो, पंचायतें, नगर पालिका, जिला परिषद ये। फिर अन्य प्राधिकारी जो सार्वजनिक उपक्रम के हैं। ठीक है। सार्वजनिक जो चीज़ें सरकारी जो कह सकते हैं ऑफिस वगैरह कह सकते हैं, सरकारी जो भी है वो इसमें इसके अंतर्गत है वो आती है। जैसे सार्वजनिक उपक्रम में ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार की अंशतः या पूर्णतः भागीदारी हो, जैसे ONGC है, LIC है, भेल है। ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती है। तो राज्य की परिभाषा में कौन आता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकारी जो भी कार्यालय होती हैं, सरकारी जो भी ये संस्थाएं होती हैं, वो सारी सारी राज्य की परिभाषा में आती है। तो यहाँ पर जो मूल अधिकारों में बार बार वर्णन किया गया राज्य शब्द का, तो उससे इन मतलब उस राज्य शब्द से इनका संबंध होगा। 13 में क्या है, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान पूर्व की प्रचलित विधियां शासन लागू होने के बाद भाग 3 से असंगत होने पर उल्लंघन की सीमा तक है वो शून्य हो जाती है। 13(1), 13(2) दो पढ़ेंगे अपन। तो 13(1) में ये बोला गया है कि जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले की जो भी परंपराएं या कानून जो भी चल रहा है, हाँ कानून की बात करें, परंपरा तो देखो वैसे भी हट गई है उसके संविधान के अंतर्गत आने के बाद,
तो जो भी इस प्रकार के नियम या कानून जो बने हुए हैं, जो अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं, तो जहाँ तक वो उसका उल्लंघन कर रही हैं वहाँ तक वो हट जाएंगे। ठीक है, ये 13(1) में कहा गया है। 13(1) का संबंध संविधान लागू होने से पहले की विधियों से, यानी पहले से जो कानून चले आ रहे हैं उनसे संबंधित है ये 13(1). ऐसी विधियाँ मूल अधिकारों से असंगत होने पर संविधान लागू होने की तिथि से शून्य हो जाती है, और संविधान पूर्व की ऐसी असंगत विधियाँ संविधान लागू होने के बाद के मामलों में शून्य है वो हो जाती है। तो 13(1) में क्या कहा गया है कि जो भी इस प्रकार की विधियाँ बनी हुई हैं जो आपके मूल अधिकारों का हनन करती है, तो वो ऑटोमेटिक है वो निरस्त हो जाएगी। लेकिन ऐसी विधियाँ संविधान लागू होने से पहले के मामलों में बनी रहती है। पहले की बात करें, मतलब जैसे ये मैं बात बताऊँ इसमें ये है कि अभी ऐसे मान लो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा है किसी भी, मतलब आज के टाइम में ऐसे मान लो कि हत्या के लिए 10 साल की सज़ा है, और फिर आज ये कानून है, और फिर 10 दिन बाद है वो संशोधन हो गया, उसमें 10 की जगह कर दिया 12 साल, और आज किसी ने हत्या कर दी, तो उस पे जो लागू होगा वो आज का जो, यानी जिस टाइम वो घटना हुई है उस टाइम का कानून लागू होगा। ठीक है, वो बाद वाला है वो लागू नहीं होगा। फिर है आच्छादन का सिद्धांत। संविधान पूर्व की कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत होने पर, हालांकि वो जो मैंने बताया वो थोड़ा सा उसमें चला गया आईपीसी एक्ट में, लेकिन एक प्रकार से उदाहरण दिया है मैंने, ये संविधान की मतलब मूल अधिकारों की बात करें, जो भी आप कह सकते हो कि जो संशोधन होने से पहले की अगर घटना है ना, तो उस टाइम का जो कानून है वही लागू होगा उसमें। ठीक है, और संशोधन होने के बाद अगर कोई घटना हुई है तो वो बाद का कानून है वो लागू होगा। फिर आच्छादन का सिद्धांत। तो संविधान पूर्व की कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत होने पर उससे अधिकार द्वारा दी जाती है, अर्थात यह विधि निष्क्रिय हो जाती है। आच्छादन मतलब पूर्णतः ढक देना, यानी खत्म कर देना। तो इस प्रकार की कोई विधि या इस प्रकार का कोई कानून जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है वो ऑटोमेटिक है निरस्त हो जाता है। ये आच्छादन का सिद्धांत है। ठीक है, फिर 13(2) में क्या है देखते हैं, ये बाद की बात कर रहे हैं, मतलब लागू होने के बाद। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो यानी कम करती हो और अथवा उन्हें समाप्त करती हो। ऐसी विधियाँ उल्लंघन की सीमा तक है वो शून्य हो जाती है। तो 13(1) में तो पहले की बात करता है, यानी आपसे पूछ ले कि 13(1) में क्या है, तो कानून लागू होने से पहले अगर कोई घटना हुई है तो पहले का कानून लागू होगा, या फिर इस प्रकार का कोई कानून जो मूल अधिकारों का हनन करता है तो वो आपका उस सीमा तक है वो समाप्त हो जाता है। और 13(2) कह रहा है कि लागू होने के बाद अगर कोई सरकार इस प्रकार का कानून बनाती है जो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो उस सीमा तक उसका वो निरस्त कर दिया जाएगा। जान से 13(1) का संबंध संविधान लागू होने से पूर्व की विधियों से है और इसी प्रकार दूसरा है वो बाद की विधियों से है। ठीक है, फिर है पृथक्करण का सिद्धांत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अपन क्या है। देखो अपने आच्छादन का बड़ा आच्छादन का मतलब क्या होता है, ढक देना है ना, पूर्णतः उसको समाप्त कर देना। पृथक्करण का मतलब अलग करना, उस पार्ट को अलग करना। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई मूल अधिकारों से, अच्छा राज्य द्वारा, सॉरी राज्य सरकार नहीं, राज्य शब्द का अर्थ अभी हमने पढ़ा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी संस्था है सार्वजनिक है वो सारी आती हैं। तो राज्य द्वारा बनाई गई मूल अधिकारों से असंगत विधि उस सीमा तक समाप्त हो जाती है जहाँ तक वो मूल अधिकार से असंगत हो, यानी पृथक्करण का मतलब है अलग कर देना। तो अगर कोई इस प्रकार का कानून बनाया है सरकार ने जिसमें किसी भी पार्ट में, यानी जैसे 4 लाइनें हैं उसमें एक लाइन में मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस लाइन को हटा दिया जाएगा, इसको पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। और आच्छादन का मतलब है कि इस प्रकार का कानून बना हुआ है जिसमें आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो इससे तात्पर्य है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, विधि अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका द्वारा उन्हें निरस्त है वो किया जाए। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यायिक पुनरावलोकन। सरकार ने कोई भी ऐसा कानून बना दिया और बाद में पता चला कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, आंदोलन किया लोगों ने, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर मतलब संज्ञान लेगा और उस पर डिस्कस करेगा, और फिर अगर ऐसा पाया जाता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन है वो कहते हैं। ऐसे तो आपको पता है संसद के पास ही पावर होती है कानून बनाने की, तो वो तो कैसे भी बना सकती है ना। कोई न कोई तो ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन न हो, तो इसको कहते हैं अपने न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, इसका अर्थ देख लो आप, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का तो आपको पता है मंत्रिपरिषद,
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो यानी जो देश के लिए कार्य करते हैं, तो वो आपके हो गए कार्यपालिका में। व्यवस्थापिका में वो सारे आ जाते हैं सांसद, ठीक है। फिर इस शब्दावली का प्रयोग स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13(2) जो भी अपन पढ़ा, 32 जो अभी पढ़ेंगे अपन, और अनुच्छेद 132 में है वो अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब उसके अंदर ही ये शामिल है कि इनका अर्थ यही निकलता है कि अगर आप इस प्रकार का कानून बनाती है सरकार जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो कोर्ट उस पर फैसला लेगी। और आपको पता है संरक्षिका कौन आपके मौलिक अधिकारों की? सुप्रीम कोर्ट है। तो इसी को कहते हैं अपन न्यायिक पुनरावलोकन। फिर अनुच्छेद 13(3) में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। तो विधि शब्द में क्या कौन आते हैं वो देखते हैं अपन, क्या क्या आता है विधि में। तो विधि के अंतर्गत अध्यादेश आता है जो राज्यपाल या राष्ट्रपति है वो 123(2)(13) के तहत जारी करता है। आदेश जो उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी को दिया जाता है। उपविधि और नियम, विनियम यानी विशेष नियम, और अधिसूचना जो पहली सूचना दी जाती है। विधि का बल रखने वाली रूढ़ि प्रथा समाविष्ट इसके अंतर्गत है वो होंगे। तो विधि शब्द के अंतर्गत ये सारे है वो शामिल होंगे। अनुच्छेद 13(3) में संविधान संशोधन शब्द का प्रयोग है वो नहीं किया गया, 13(3) की बात कर रहे हैं। अतः यह विवाद का विषय रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है अथवा नहीं। इस पे बाद में कोर्ट ने फैसला लिए, अपन देखें 2-3 मामले आई। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़कर इसे स्पष्ट है वो किया गया। 13(4) जोड़ा गया 1971 में, 24वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया देखो, 13(4) जोड़ के बोला गया कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसमें बोला गया कि संविधान संशोधन है वो विधि के अंतर्गत, यानी संविधान संशोधन करेंगे वो विधि के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 था। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। 12 में राज्य की डेफिनेशन दी गई है, राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है ना। बार बार राज्य शब्द यूज़ करेंगे अपन इसमें। तो बार जो शब्द राज्य शब्द यूज़ किया गया उसमें कौन कौन आते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी संस्थाएं, वो सारी आती हैं, ठीक है। और फिर बात करें तो 13(1), 13(2), 13(3) और फिर 13(4) 71 में वो जोड़ा गया था। तो 13(1) में क्या था, जो पहले के जो कानून इस प्रकार के हैं जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो बाद में निरस्त हो जाते हैं, इसमें आच्छादन का सिद्धांत था। और 13(2) में क्या था कि अगर जो बाद में जो सरकार अगर कोई कानून बनाती है इस प्रकार का जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको उस पार्ट तक हटा दिया जाएगा जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसमें था पृथकीकरण का सिद्धांत, आच्छादन का पूर्णतः समाप्त कर देना, पृथकीकरण उस पार्ट को अलग कर देना जो आपका मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन देखो ऑटोमेटिक इसके अंदर शामिल हो गया। विपरीतीकरण कौन करेगा, यानी ये कौन बताएगा कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है नहीं हो रहा। हमारे कहने से क्या होता है ना, हम कहाँ जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट है वो तय करेगा कि भैया इसमें आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उस पार्ट को वो हटा देती है, ठीक है। तो इसी में आपका ये शब्द शामिल हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। यानी न्यायिक पुनरावलोकन सीधा पूछे तो कि सरकार इस प्रकार का कोई कानून बना देती है जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट है उसको देखेगा और ऐसा होता है तो उसको हटा दिया जाएगा। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। फिर 13(3) में हमने पढ़ा विधि शब्द को परिभाषित किया। विधि में क्या क्या शामिल है, ठीक है। ये सारे विधि के अंतर्गत आते हैं। अध्यादेश जारी करते हैं, आदेश है, विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ठीक है। फिर अपन 13(4) पढ़ते हैं तो 13(4) बाद में जोड़ा गया 1971 में 24वां संविधान संशोधन। इसमें बोला कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत शामिल है वो नहीं है। फिर अधित्याग का सिद्धांत क्या है देखते हैं अपन, ये पूछ लेते हैं, नॉर्मल चीज़ है अधित्याग का सिद्धांत। वैसे आप अर्थ से भी पता, नाम से भी पता चल रहा है कि इसका अधित्याग का मतलब त्यागना, क्या यही मूल अधिकार। तो यह सिद्धांत अमेरिकी संविधान में लागू है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार त्याग सकता है, लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई नियम है वो नहीं है। यानी आपको मूल अधिकार जो दिए गए तो वो बिल्कुल आपके साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते। फिर मूल अधिकारों में संशोधन, तो इसमें कई केस आए हैं वो अपन पढ़ेंगे अभी। क्या क्या संशोधन, मूल अधिकार में संशोधन से संबंधित क्या क्या है वो केस आए हैं। तो सबसे पहले संविधान लागू होने के बाद से ही यह हमेशा विवाद का विषय रहा है कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह सामाजिक न्याय तथा जन कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा। तो नीति निर्देशक तत्व हम चौथा भाग है वो उसमें पढ़ते हैं
कि उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं राज्य के कर्तव्य होते हैं कि राज्य किस प्रकार के वो कार्य करेगा। तो अगर राज्य सरकार कोई जन कल्याण का कार्य कर रही है ना, हालांकि केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य का अर्थ आपको पता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही हो सकती है। तो अगर कोई कार्य कर रही है इस प्रकार का जिसमें सभी का भला हो, लेकिन एक व्यक्ति का उसमें है वो भला नहीं हो रहा है, जैसे ऐसे मान लो कहीं मेन रोड निकल रही है और उसमें बीच में किसी का घर आ गया, तो फिर उसमें मोड़ देना, एक तो मतलब सड़क में मोड़ देना उससे ज़्यादा परेशानी होगी, और एक उस घर को है वो उसको मुआवजा दे करके और वहीं से रोड है वो निकाल देना। तो वो अगर बोलेगा कि नहीं मेरे तो मूल अधिकार का इसमें हनन हो रहा है, संपत्ति का अधिकार मुझे दिया गया है, तो फिर दिक्कत आती है ना। तो इस प्रकार के जो केस आए ना, हालांकि मूल जो केस आए थे वो तो आपका भूमि से संबंधित आया था, क्योंकि आपको पता है जब आज़ाद हुआ था तो जो ज़मीनें थी वो जो शासक वर्ग था उन्हीं के पास थी, बाकियों को तो ऐसे ही दी जाती थी ज़मीन बोने के लिए। तो ज़मीन फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी था, तो उसको लेकर के, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है वो दे दिया गया और आपको पता है ज़मीन है वो संपत्ति होती है, तो फिर सब में बराबर कैसे बांटी है, उनसे ज़मीन कैसे लें सरकार, है ना। तो इस प्रकार के जो मामले आए ना, भूमि सुधार जो आया था बिल, उसके बाद फिर ये दिक्कत आई थी और फिर इसमें संशोधन किया गया। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जन कल्याण के जो कार्य करेगी, तो फिर राज्य में नीति निर्देश तत्वों को लागू करने हेतु विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर इस दिशा में वो कार्य किए। इसी कड़ी में भूमि का पुनर्वितरण करने हेतु भूमि सुधार कानून पारित किया गया, जिसे भूस्वामियों ने मूल अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए न्यायालय में चुनौती इसको दे दी। न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत इस कानून को मूल अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया। बिल्कुल, जैसे आपने मान लो राजस्थान सरकार ने अब ऐसे बोले कि देखे कि भाई राजस्थान में सिर्फ 5% लोगों के पास है पूरी ज़मीन है, अब सरकार कुछ तो करेगी ना, अभी आज़ाद हुई है और उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट तो करनी पड़ेगी सबको, क्योंकि शासक वर्ग तो वैसे भी अमीर था और बाकी किसानों को उनको ज़रूरत थी, मजदूरों को ज़रूरत थी उसकी ज़मीनों की। तो जब इस प्रकार के कानून बनाए गए, जो विनोबा भावे थे अपने, उन्होंने वो भूमि सुधार अपना आंदोलन चलाया था, तो भूदान आंदोलन जो, तो उसमें क्या हुआ कि ज़मीन है वो सरकार ने क्या करी, सरकार उनसे लेने लग गई जिनके पास ज़मीन थी और डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई। तो वो बोले कि भैया हमारी संपत्ति का अधिकार है और उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वो चैलेंज कर दिया, कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल इसमें न्यायिक पुनरावलोकन हम करेंगे, ये कानून है वो गलत है। जैसे अभी 13(2) में हमने पढ़ा कि इस प्रकार का कोई कानून है वो नहीं बना सकती जिसमें आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत ये समीक्षा की गई कि वास्तव में इनके संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको निरस्त कर दिया गया। फिर एक और माइंड लगाया गया बाद में इसको करने के लिए, वो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। फिर प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 31 क व 31 ख जोड़ा गया। जो अभी अपन पढ़ते हैं ना, संपत्ति का अधिकार 31 में था, फिर 31 क जोड़ा गया और 31 ख जोड़ा गया। ठीक है भाई, उसमें भी कंडीशन लगा दी कि भाई किस प्रकार की संपत्ति, है ना। हालांकि बाद में संपत्ति वाला हटा गया, बाद में हटाया गया, 51 में नहीं 71 में हटाया गया था वो। तो ये 51 की बात कर रहा है, 51 में प्रथम संविधान संशोधन है वो हुआ था। और 8 अनुसूची थी अपने मूल संविधान में, और फिर 9वीं जोड़ी गई, फिर 10वीं दल बदल वाली, फिर 11वीं 12वीं स्थानीय स्वशासन वाली जोड़ गई। अभी वर्तमान में कितनी है, 12वीं। अब कई पूछते हैं कि अनुसूची क्या होती है, तो अनुसूची किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अलग से ये दस्तावेज बनाए जाते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, शिक्षा का अधिकार पढ़ा हमने, तो अपन पढ़ा था कि 20वां और 19वां 20वां जो उसमें जो मतलब उसका आर्टिकल है, और उसके लिए अलग से एक अनुसूची बनाएगी। उसमें 19 से 20 में यही चीज़ें थी ना कि स्कूल के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब उसमें तो नहीं लिख सकते इतनी बड़ी चीज़ें, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो उसको क्या किया, एक अलग से बना दिया गया, उसको अनुसूची कहते हैं। ठीक है, उसमें अलग से बना दिया गया कि हाँ ये कंडीशन होगी। भाई 19 में लिख दिया कि ये कंडीशन लागू, इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल उसको मान्यता देने के लिए। और उसमें फिर बोला गया कि इसको डिटेल से अनुसूची में पढ़ें, तो वो अलग अनुसूची है वो बना दी गई। तो इसी प्रकार की अनुसूचियाँ वो बनाई गई। जैसे अपन पढ़ते हैं कि शपथ वगैरह है, तो वो शपथ है, इनसे संबंधित कोई मामला, मतलब इस प्रकार के कोई चीज़ें हैं, तो संविधान में लिखे कितना बड़ा हो जाएगा, तो उनको अलग से फिर बोला गया कि हाँ उन अनुसूची में वो डाल देंगे सब चीज़ों को।
तो ये 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी 1951 प्रथम संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और साथ में 31 कै जोड़ दिया गया और 31 खै जोड़ दिया, क्योंकि ये भी देना ज़रूरी था। यहाँ पर अनुसूचित बना दी, लेकिन किसके लिए बनाई, कौन से आर्टिकल के लिए बनाई है, तो वहाँ पर संविधान में भी लिखना जरूरी था, इसलिए संशोधन किया गया। तो 9th शेड्यूल में क्या किया गया, भूमि सुधार कानूनों का वो शामिल किया गया। हालांकि बाद में इसका मिसयूज भी हुआ था 9वीं अनुसूची का। इसमें मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जितने भी कानून थे, जो अगर कोई बोलता है कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको उसमें डाल दिया जाता, और उसमें डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि 9वीं अनुसूची में जो भी शामिल है उनको चैलेंज नहीं कर सकते आप किसी भी कोर्ट में। यानी आपका कोई भी इस प्रकार का कानून बनाया सरकार ने और उसको सीधा 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो उसको फिर चैलेंज ही नहीं कर सकते आप कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 31 कै में जोड़ा गया कि इसमें प्रावधान किया गया कि भूमि सुधार तथा सामाजिक न्याय स्थापित करने हेतु, देखो भूमि सुधार है ना, वही सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, और सामाजिक न्याय यही हो गया, समानता है ना सबके लिए। तो सामाजिक न्याय स्थापित करने हेतु राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि को आधार पर या किसी विधि के आधार पर न्यायालय में प्रसंगत यानी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा कि वह 14, 19, 31 का उल्लंघन करती है। 14 वाला भी जोड़ दिया गया, समानता वाला, ठीक है। स्वतंत्रता वाला भी जोड़ दिया गया, 19, 31 संपत्ति वाला जोड़ दिया गया, ठीक है। अर्थात इन कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दी गई। यानी 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल किए गए हैं, जो कानून बना करके उसमें डाल दिए गए हैं, वो अगर आपके 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं तो करते रहो, चाहे आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि उसमें कंडीशन होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, वो भूमि सुधार से संबंधित या सामाजिक न्याय से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक न्याय से संबंधित है वो होनी चाहिए। समानता है 14 और 19 स्वतंत्रता, और फिर 31 में आपका संपत्ति वाला। तो इनके खिलाफ अगर कोई कानून बनाए हैं सरकार ने, और तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, सामाजिक न्याय स्थापित हो रहा है। तो 31 खै जोड़ा गया, इसमें बोला गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय का को न्यायालय में प्रसंगत है वो नहीं किया जा सकेगा। यही उससे को साफ साफ लिख दिया गया 31 खै में। देखो 31 संपत्ति वाला अधिकार था, 31 कै जोड़ दिया गया कि भैया इसमें जो 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल है ना, उनको या उसमें जो कानून बनाए सरकार ने उसमें डाल दिया, तो उसमें अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे आपकी समानता है, स्वतंत्रता है और आपकी संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और 31 खै में साफ साफ लिख दिया गया 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय को आप चैलेंज नहीं कर सकते। संसद ने भूमि सुधार कानून बनाकर इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने तो 9वीं अनुसूची में वो जोड़ दिया गया। तो उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन होगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोर्ट कि 9वीं अनुसूची का विषय है कि ना भाई हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट। तो इसमें फिर काफ़ी वाद हुए, काफ़ी कोर्ट में केस आए। तो शंकरी प्रसाद वाद 1951, इसमें पहले संविधान संशोधन को न्यायालय में वो चुनौती दी गई कि भैया आप कल को कुछ भी कर सकते हो ऐसे 9वीं सूची में डाल के, तो है ना। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है, अतः प्रथम संविधान संशोधन को वैधता प्रदान की गई। यानी शंकरी प्रसाद वाद है उसमें उसको मान्यता दे दी गई एक प्रकार से। बिल्कुल सही किया था वैसे तो, क्योंकि ज़मीन है वो सिर्फ 5% लोगों के पास थी, सबको देना भी ज़रूरी था। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आप ऐसा है कि मूल अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है तो वो समाज कल्याण के लिए हो रहा है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। तो इसमें कह सकते हो कि ऐसे बोल दिया गया कि आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो। फिर गोलकनाथ वाद आया था 1967 में, ये भी काफ़ी फेमस था। तो इस वाद में 11 न्यायाधीशों की पीठ, देखो 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी इसमें। 6-5 से निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13(3) में हालांकि संविधान संशोधन शब्द का उल्लेख है वो नहीं किया गया, लेकिन संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत ही अंतर्निहित है। यानी विधि जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, विधि के उपनियम, अधिनियम, अध्यादेश, वो सारे उसी के अंतर्गत आता है। अतः मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये गोलकनाथ वाद 1967 इसमें बोला गया। देखो 51 में तो ये जो शंकरी प्रसाद वाद आया था, भूमि सुधार बिल के खिलाफ आया था, तो उसमें ये बोल दिया कि आप संविधान संशोधन कर सकते हो मूल अधिकारों में। और फिर इस गोलकनाथ वाद आया तो उसमें बोला गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते आप। हालांकि 9 शेड्यूल के बारे में इसमें कुछ नहीं बोला गया, इसमें ये बोला गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर है भविष्य लक्ष्य सिद्धांत, मतलब इसमें क्या बोला गया
कि कब तक के वो लागू होंगे। तो इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने भविष्यलक्षी सिद्धांत स्पष्ट करते हुए इस निर्णय को भविष्य में लागू होने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब जो ये बोला गया नहीं कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, ये आज के बाद लागू होगा। 1967 में जब ये फैसला आया था, बोला इसके बाद लागू होगा। इससे पहले जो संविधान संशोधन हुए हैं 1951 में, उसमें चेंज नहीं होगा कि आप कहोगे भैया 1955 में मेरे से वो ज़मीन छीन ली थी, संपत्ति का अधिकार मुझे दिया गया है, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि 31 कै और खै जोड़ा गया था तो उसमें संशोधन हुआ था, तो उसको आप कह रहे हो कि संशोधन कर ही नहीं सकते, तो आप मेरी ज़मीन है वो वापस दो। तो ऐसे नहीं कह सकते। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो अब तक का जो हो चुका है उस पर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन आज के बाद इसमें नहीं होगा। ठीक है। फिर है 24वां संविधान संशोधन 1971 में। इसके द्वारा गोलकनाथवाद के निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 13(4) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता। 13(4) जोड़ दिया गया बाद में, जो मैंने पढ़ा ऊपर, कि इसमें बोला गया संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात अनुच्छेद 366 जिसमें संविधान संशोधन संबंधित अनुच्छेद 13(3) में शामिल है वो नहीं है, अर्थात मूल अधिकारों में संविधान संशोधन संभव है। फिर वापस संभव कर देखो 51 में संभव किया था, बोला था शंकरी प्रसादवाद में कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथवाद में बोला 67 में कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन आज तक जो किया है और उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई है वो वैसी की वैसी रहेगी। फिर ये 1971 में ये बोल दिया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन है वो नहीं किया जा सकता है, सॉरी। ठीक है। और फिर केशवानंद भारतीवाद जो सबसे फेमस था 1973 में, इसमें क्या बोला गया कि 24वां संविधान संशोधन को वैध, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं घुमा करके कि 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में था, ऐसे पूछ लेते हैं कि जो मूल अधिकारों में संशोधन है वो मतलब किया जा सकता है, तो ये कौन से में था? अपन कहते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 में इसको पॉसिबल किया गया। फिर इसको वैधता प्रदान कब की गई? वैधता तब प्रदान होती है जब इस प्रकार का कोई मामला आता है। ठीक है। जैसे हमने कोई कानून बना दिया, वो वैध तभी होगा जब उसके बाद उसको लागू किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार कोई मामला आएगा तभी लागू होगा। तो 73 में केशवानंद भारतीवाद आया था, तो इसको मतलब मान्यता या एक प्रकार से वैधता प्रदान की गई संविधान संशोधन, मूल अधिकारों वाले संशोधन की। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन साथ मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखो केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो आप कहते हो जो 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ था, जो मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित है, उसको वैधता दी गई या मान्यता प्रदान की गई। और साथ ही मूल ढांचे की अवधारणा अगर पूछे तो अपन कहते हैं केशवानंद भारती केस से ही आई थी मूल ढांचे की अवधारणा। ठीक है। मूल ढांचा क्या है वो देखो, ऐसे बोला गौर ने कि मूल ढांचा क्या है हम तय करेंगे। ये न तो संसद तय करेगी, न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति। मूल ढांचा तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। संविधान की संरक्षिका सुप्रीम कोर्ट ही होती है, तो वही तय करेगी कि वास्तव में मूल ढांचा है क्या। लेकिन इस मूल ढांचे का मतलब यही है कि जो मेन स्ट्रक्चर है, यानी हमारी जो विशेषता है हमारे संविधान की या हमारे देश की, जो देश से ही मतलब देश के कल्चर से या देश के जो विशेषता, उसी से संविधान बना है। तो वो जो हमारी जो विशेषताएं हैं मेन, उनमें चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि उनमें चेंज हो गया फिर संविधान ही चेंज हो गया, संविधान चेंज हो गया फिर तो कुछ रहा ही नहीं, है ना। तो मूल ढांचे में आप चेंज नहीं कर सकते, और मूल ढांचा क्या है वो हम तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा टाइम टू टाइम। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया, बल्कि आगे समय समय पर है वो मूल ढांचे को परिभाषित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास है वो रख लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा ये। फिर है संविधान का मूल ढांचा। तो इससे तात्पर्य संविधान के ऐसे मूल तथा महत्वपूर्ण प्रावधानों से जिन पर पूरा संविधान टिका हुआ है। जैसे अपन कहते हैं ना, अपन पढ़ते हैं जैसे प्रस्तावना में पढ़ते हैं पंथ निरपेक्षता, अखंडता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवाद। तो ये जो शब्द पढ़ते हैं तो ये हमारी विशेषता है हमारे देश की। लोकतांत्रिक, तो हमारा लोकतंत्र कभी नहीं हट सकता, है ना। गणतंत्र, तो यानी राष्ट्रपति हमेशा चुना जाएगा, है ना। समाजवाद, यानी समाजवाद जो गांधीवाद की ओर झुका हुआ है हमारा, इस प्रकार का समाजवाद, समाजवादी जो विचारधारा। आपको पता है इंडिया में आके कम्युनिस्ट है वो भी समाजवाद बन गया, है ना। नेशनलिस्ट, या जो अपन कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे अभी तक इस प्रकार का कोई लागू ही नहीं हो सकती, अप्लाई भी नहीं हो सकती। यानी मिला जुला रह सकता है, लेकिन पूर्णतः वो चीज़ें लागू नहीं हो सकती। समाजवाद की ओर ही झुका रहेगा हमारा, यानी यहाँ पर सरकार ही जन कल्याण के लिए कार्य करेगी,
और समानता की बात करते हैं हम, सबसे पहले मौलिक अधिकार समानता के दिए गए, तो समाजवाद तो वैसे भी रहेगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, पंथ निरपेक्षता कह सकते हो, यानी हमारा कोई धार्मिक राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, फायदा ही इसी में। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, उसमें आप चेंज है वो नहीं कर सकते, यह संशोधन है वो नहीं कर सकते। यही आपका मूल ढांचा है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इस संविधान संशोधन द्वारा केशवानंद भारतीवाद को निष्प्रभावी करने हेतु 368(4) व 368(5) ये बहुत ही खतरनाक संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम, क्योंकि आपको पता आपातकाल के वगैरह था ना इस टाइम। तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा विश्वास भी हट गया, और उसके बाद ये थोड़ा संशोधन किया गया, और के बाद में इसको हटा दिया गया। तो 368 और 368(5) में क्या देखते हैं, 368(4)(5) में 4 में बोला गया कि इस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन की अनियंत्रित शक्ति प्रदान की गई, अर्थात संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संविधान संशोधन कर सकती है, मतलब किसी भी हिस्से में कर सकती है संशोधन, कुछ भी कर सकती है सरकार संसद। तो ये सोचो, ये अगर रहता तो अगर कैसे कैसे लोग मतलब संसद में जा सकते हैं, है ना, क्योंकि हम एजुकेशन के लेवल पे तो वोट डालते नहीं हैं, तो कैसे भी लोग जा सकते हैं, तो वो कुछ भी इसमें संशोधन कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक था उस टाइम, हालांकि बाद में हट गया, बढ़िया हुआ। फिर 368(5) में इसमें प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी। और ये बहुत ही देख लो, पहले ये बोला गया कि सरकार किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और दूसरा ये बोलते हैं उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। अब सोचो कितने खतरनाक है। फिर 44वां संविधान संशोधन जो 78 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 42वां इंपॉर्टेंट था और एक ही 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला गया, हालांकि 42वें में 2 ही चीज़ें नहीं, 42वें में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, 50+ चीज़ें। तो ये देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 में था। इसमें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक 300 क में है वो जोड़ दिया गया, यानी कानूनी अधिकार एक प्रकार से कानूनी, हाँ ठीक है, वैसे 300 क में जोड़ दिया गया, ठीक है, मतलब मूल अधिकार में नहीं रहा ये। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसमें बोला गया कि संपत्ति के अधिकार को लेकर बार बार बहस होती है, भी मूल अधिकार में संशोधन करें कि नहीं करें, है ना। तो बार बार फैसले चेंज हो रहे, तो वो बोले भैया इसको हटा ही दो, आप कानूनी अधिकार बना दो कि आपके पास है वो कानूनी इसका अधिकार रहेगा, आपको ये मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का। फिर मिनर्वा मिल्स वाद आया था 1980 में, इंपॉर्टेंट है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368(4) तथा 368(5) संविधान का पूर्णतः उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन है, अतः इन्हें निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल बढ़िया काम किया। इसी वाद में न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान के मूल ढांचे का अंग मान लिया गया। ये भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का अगर कानून बनाती है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत होना चाहिए वो, है ना, हमारे मूल अधिकार को उल्लंघन है वो नहीं होगा। इसी वाद में न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान के मूल ढांचे का अंग मान लिया गया। इस वाद में केशवानंद भारतीवाद के सिद्धांत को पुनः स्थापित है वो किया गया। मूल ढांचे की बात करें तो अपन कहते हैं ना, अभी अपने पढ़ा जैसे ऊपर 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आपके कह सकते हैं कि मूल अधिकारों में संशोधन की बात की गई थी, उसको जो वैधता प्रदान की गई वो केशवानंद भारती में की गई। और मूल ढांचे की जो अवधारणा केशवानंद भारती 1973 में आई थी, वो जो स्थापित किया गया वास्तव में वो मिनर्वा मिल्स वाद में किया गया था, यानी मूल ढांचे के अंदर अवधारणा उसको पुनरावलोकन है उसको मूल ढांचे के अंतर्गत है वो शामिल कर लिया गया, ठीक है। या मूल ढांचा कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से जो परिभाषित किया गया मिनर्वा मिल्स वाद में। अवधारणा तो आई थी केशवानंद भारती में, और वास्तविक रूप से परिभाषित हुआ था मिनर्वा मिल्स वाद में। फिर वामन राव वाद आया था 1981 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारतीवाद के निर्णय का दिन के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी ऐसे विषय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, अपन जो पढ़ा था ना कि 9वीं अनुसूची में डाल दो, कोई भी कानून बनाओ 9वीं अनुसूची में डाल दो तो उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते, तो उसको बाद में अभी ख़त्म कर दिया गया है। यही है वो वामन राव वाद 1981। इसमें यह बोला गया कि जो केशवानंद भारती केस था, जिसमें बोला गया कि मूल जो अधिकार है उसमें संशोधन कर सकते हो और मूल ढांचे की अवधारणा आई थी, तो 24 अप्रैल 1973 को जो आया था उसमें ये बोला गया कि उससे पहले जो 9वीं अनुसूची में शामिल जो विषय है और उस पर जो फैसले लिए गए हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो भी विषय डाले गए हैं 9वीं अनुसूची में उनको आप चैलेंज कर सकते हैं, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ठीक है।
फिर कोहिलोवाद जो लेट आया था 2007 में, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सभा और संसद की शक्तियों में अंतर स्पष्ट करते हुए निर्णय दिया कि संविधान निर्माण करने की शक्ति संविधान सभा में नहीं था, संसद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी, कोहिलोवाद 2007 में आया था। इसमें ये बात बोल दी गई कि भैया जो संविधान में संशोधन करने की जो बात करते हो आप, या जो आप मूल ढांचे चेंज करना चाहते हो, तो जो संविधान बनाया था ना, वो संविधान सभा थी, न कि संसद थी। तो संसद को संविधान सभा ने बनाया है एक प्रकार से संवैधानिक तौर पे। तो संविधान सभा ने संसद को बनाया, तो संसद के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है कि वो जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उसमें चेंज कर दे, मतलब मूल ढांचे में चेंज कर दे। संशोधन तो होते रहते हैं टाइम टू टाइम में, लेकिन पूरा चेंज नहीं कर सकते आप। तो ये बोला गया कि संविधान सभा में निहित थी वो संविधान निर्माण करने की शक्ति, संसद में नहीं है। अब संसद तो पूरा चेंज करके नया बना दे, है ना, अगर अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो यानी यहाँ पर संविधान सभा अलग चीज़ है। संविधान सभा जो संविधान बनाया था उससे ऊपर आप नहीं हो सकते कभी भी संसद, क्योंकि उसके संवैधानिक तौर पे आप बने हो। फिर है बल्कि संसद समय उस संविधान के तहत गठित हुई है जिसका निर्माण संविधान सभा ने किया है। अतः संसद इस संविधान में सामान्य संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करना नए संविधान बनाने के समान है, जिसकी शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है। यानी मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकते। हमारी जो अवधारणा है, हमारी जो विचारधारा है, हमारे देश की जो विशेषता है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि विविधता में एकता, समानता, यही तो हमारे देश की पहचान है ना। और अतः संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। देखो इंडिया की जितनी स्वतंत्रता तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना। समानता की बात करें तो देखो समानता तो हमारे लाने से आती है, कानूनी तौर पे देने से थोड़ी आती है। हम घर पे सबके लिए कितनी इक्वलिटी रखते हैं, स्कूल में कितनी इक्वलिटी रखते हैं, हमारे दोस्तों के साथ कितनी रखते हैं, है ना, वो तो हम पे डिपेंड करता है। तो संवैधानिक तौर पे तो इतना ही है कि हमारी अगर पूर्णतः उल्लंघन होता है तो हम चैलेंज कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो मूल अधिकार दिए हैं, जैसे अपन कहते हैं ना कि मूल अधिकार से इंपॉर्टेंट क्या है, मूल कर्तव्य है। तो अगर मूल कर्तव्यों का अगर पालन करते हो तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि मूल अधिकार आपको दे दिए गए और कोई उल्लंघन कर आपका जो शोषण करता है या आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप चैलेंज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर सकते हो। लेकिन अगर अपन मूल कर्तव्यों का जो पालन करते हैं तो दूसरे अधिकारों का ऑटोमेटिक है वो रक्षा हो जाती है। तो कर्तव्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी का अपन पढ़ेंगे कल, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। वैसे तो देखो पहली क्लास है तो कैसा पढ़ा है पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं है नीचे आप कमेंट्स कर देना, और बाकी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आई होप समझ तो आ गया होगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कौन से भाग में, तीसरे भाग में 12 से 35, 12-13 में थोड़ी डेफिनेशन है, और फिर 14 से शुरू होता है। समानता का आता है 14 से 18 में, डिटेल से पढ़ेंगे अपन आगे। स्वतंत्रता का आता है, फिर शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता है, संस्कृति शिक्षा, फिर है संपत्ति का जो बाद में हटा दिया गया, लेकिन 31(1), 31(2) है, ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 में है। तो फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें कि अभी वर्तमान में कितनी है, मूल अधिकार है वो 6 है, और हटाया कब गया था संपत्ति का, 78 में अभी पढ़ा था हमने, 44 संविधान संशोधन ना, इसको कानूनी बना दिया गया 300 में। फिर मूल अधिकार पढ़ लिया आपने। मूल अधिकार कौन से होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ तीसरे भाग में है वही मूल अधिकार है। वर्तमान में कितनी है, 6 है। और फिर कानूनी अधिकार है वो। अच्छा, अभी मूल अधिकार जो अपन पढ़ते हैं ना, जैसे समानता का अधिकार है, तो इसके अंतर्गत कितने कितने प्रकार के आते हैं। जैसे स्वतंत्रता, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता आती है ना, तो डिटेल से पढ़ेंगे। आप कहते हो प्रवेश की स्वतंत्रता किस में आएगी, फिर मूल अधिकार में किस में है, विदेश में जाने की किस में आएगी, तो वो चीज़ें अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत ही बहुत सारे अधिकार शामिल है। जैसे स्वतंत्रता अधिकार, अब किसी प्रकार की स्वतंत्रता हो सकती है, आप किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते हो, किस प्रकार की लीगल है, किस प्रकार की इलीगल है, तो वो तो देखो अपन पढ़ेंगे अपने उसी में, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में एक पूरा का पूरा मतलब आ जाता है कि कितने प्रकार की हो सकती है ना। फिर अपन देखें आगे 12 में हमने पढ़ा राज्य की परिभाषा में कौन आते हैं। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या सरकार है, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन हो, सारी के सारे है वो इसके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत, है ना। और फिर 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ पढ़ी थी हमने, यानी 13(1) में तो हमने पढ़ा आच्छादन का सिद्धांत, यानी पहले के जो कानून है जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, निरस्त हो जाते हैं। और फिर 13(2) में हमने पढ़ा था कि संविधान लागू होने के बाद इस प्रकार के कोई
सरकार कानून नहीं बनाएगी जिसमें अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। और इसी के अंदर छिपा है आपका न्यायिक पुनरावलोकन कि भाई ये उल्लंघन होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, न्याय पुनरावलोकन ही होगा, कोर्ट करेगी। फिर 13(3) में बोला गया विधि शब्द को परिभाषित किया गया, विधि क्या है ना। फिर इस संविधान संशोधन को भी इसमें वो शामिल कर लिया गया, ठीक है। फिर 13(4) में 24 संविधान संशोधन 1971 वाला, हाँ ठीक है, ये बोला गया संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत शामिल है, वो नहीं है। फिर अधित्याग का सिद्धांत बोला गया कि अमेरिका में है, अपने नहीं है कि अपन अपनी इच्छा से है वो त्याग नहीं सकते मूल अधिकारों को। फिर मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित क्या क्या आए थे, क्योंकि आपको संपत्ति का अधिकार दिया गया, उसी को लेकर पूरा वो गड़बड़ हुई थी, वो जो भूमि सुधार बिल है वो आया था। फिर प्रथम संविधान संशोधन है वो किया गया 1951 में। इसमें बोला गया 31 क जोड़ा गया, 31 ख जोड़ा गया। और 31 क में तो ये बोल दिया गया कि आपके जो 9वीं अनुसूची में जो शामिल, 9वीं अनुसूची भी जोड़ेगी तो 9वीं अनुसूची में जो शामिल है, जो भी विषय है, जो भी कानून बनाए उसमें डाल दिए गए हैं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और साथ में आपके ये ख जोड़ दिया कि चैलेंज नहीं कर सकते। और साथ में बोला 31(1) में कि 14/1931 से जो आर्टिकल है उससे ऊपर रखा जाएगा जो 9वीं अनुसूची विषय उनको, ठीक है। और इसमें बोल दिया 31 ख में चैलेंज नहीं कर सकते। फिर शंकरी प्रसाद आया था 51 में, इसमें ये बोल दिया गया कि आप है वो संविधान संशोधन कर सकते हैं। फिर गोलकनाथवाद अब आया, इसमें बोला गया संविधान संशोधन है वो नहीं कर सकते। फिर आपके आया था ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में बोला गया संविधान संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारतीवाद में इसकी वैधता प्रदान की गई। और केशवानंद भारतीवाद में एक चीज़ हो रही थी, वो था मूल ढांचा। फिर आपका आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, बहुत ही खतरनाक आया था। 368(4) और 368(5) जोड़ा गया कि 368(4) में बोला गया अनलिमिटेड पावर है संसद के पास संविधान संशोधन में, और 5 में बोला गया उसको चैलेंज भी यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो ख़त्म किया गया था आपका संपत्ति का अधिकार है, और उसी 300 क में वो जोड़ दिया गया कानूनी। फिर मिनर्वा मिल्स वाद आया था 1980 में, इसमें बोल दिया गया कि 368(4) और 368(5) जो आपने जोड़े हैं वो संविधान का पूर्णतः उल्लंघन, उनको ख़त्म कर दिया जाए। फिर वामन राव वाद में वही जो आपका मूल ढांचे का है उसको वैधता प्रदान की गई थी। और साथ में ये भी बोला गया केशवानंद भारती के इस जो फैसला आया था उससे पहले के जो 9वीं अनुसूची में विषय शामिल है या उसको तो लागू रहेंगे, लेकिन बाद में जो शामिल किए गए उनको लागू नहीं किया जाएगा, उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। और बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं और फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।